हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। शिक्षा मंत्री की हालत नाजुक, विश्व आदिवासी दिवस पर होने वाला कार्यक्रम स्थगित। विश्व आदिवासी दिवस के खास मौके पर झारखंड में प्रस्तावित 9 से 11 अगस्त तक 3 दिनों का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अस्वस्थ होने के कारण बताते हुए आदिवासी महोत्सव स्थगित कर दिया है। आदिवासी दिवस आयोजित करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के चयन संबंधी टेंडर भी सोमवार को स्थगित कर दिया गया है। 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव स्थगित किए जाने के बाद अब राज्य सरकार 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर रही है। यह 1 दिवसीय कार्यक्रम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन करने का विचार किया जा रहा है। ऐसे में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। मालूम हो कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शनिवार 2 अगस्त को वह अपने बाथरूम में बेसुध होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा। डॉक्टर के अनुसार उनके मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। डॉक्टर्स उनके ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे उनकी सांसें चल रही है। श्राद्ध क्रम तक नेमरा में ही रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पिता के श्राद्ध क्रम तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेमरा में ही रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को मुख्य अग्नि देने के बाद अब कुछ दिनों तक नेमरा में ही ठहरे रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अंतिम संस्कार संबंधी सभी विधियों में पूरी हिस्सेदारी निभाने का निर्णय लिया है। नेमरा में रहकर वह अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और श्राद्ध क्रम में उपस्थित रहेंगे। श्राद्ध क्रम तक नेमरा में रहने से मुख्यमंत्री को न केवल पारिवारिक विधियों में भागीदारी का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने पिता की यादों और आशीर्वाद के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलेगा। यह समय हेमंत सोरेन के लिए भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि मंगलवार को हेमंत सोरेन ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर मुख्यमंत्री का हौसला बढ़ाया। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल। जमीन घोटाले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की याचिका पर खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 25 जुलाई को कोर्ट ने ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इससे पहले रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने छवि रंजन को बेल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद छवि रंजन ने हाईकोर्ट में जमानत देने की गुहार लगाई थी। रांची के बड़गई अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाले जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी रांची ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बाड़ागई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाले जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। धनबाद में हाईवा की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। धनबाद के केंदुआ बाजार के समीप बुधवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय जगदीश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब केंदुआ निवासी जगदीश सिंह सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सड़क पर पड़ा देख माहौल गमगीन हो गया। घटना की सूचना मिलते आक्रोशित ग्रामीण ने धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूर्णतः बाधित हो गया। यात्रियों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस मार्ग पर रोजाना तेज रफ्तार में भारी वाहन गुजरते हैं, जबकि यह इलाका घनी आबादी वाला है और बड़ी संख्या में लोग पैदल चलते हैं। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से रफ्तार नियंत्रित करने या सुरक्षा उपाय करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई, कल किसी और की जा सकती है, इसलिए जब तक मुआवजा और सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा तब तक सड़क जाम जारी रहेगा। वहीं घटना की सूचना मिलने पर केंदुआ द्वीप पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन लोग मुआवजा और अस्थायी समाधान की मांग पर अड़े रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवे की रफ्तार अत्यधिक तेज थी, जिससे वह समय रहते नियंत्रित नहीं कर सका और सीधा पैदल चल रहे व्यक्ति को कुचल दिया। राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से मिली जमानत, दिल्ली लौटे। कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी चाईबासा से रांची पहुंचे। कुछ देर में वह रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बुधवार की सुबह 11 बजे चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। राहुल गांधी मंगलवार से झारखंड में हैं और मंगलवार को उन्होंने देशम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था। बुधवार को वे हेलीकॉप्टर से चाईबासा पहुंचे। टाटा कॉलेज के मैदान में हेलीपैड तैयार किया गया था, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतारा। इसके बाद वे सीधे कोर्ट गए। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। यह मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने चाईबासा में चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए अदालत में हो रही है। राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के समन को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के समन को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन उनके वकील ने अदालत को बताया कि वह उस दिन उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इसके बाद उन्होंने अदालत से 6 जून के बाद कोई नई तारीख तय करने का अनुरोध किया। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए 6 अगस्त को पेश होने का अंतिम मौका दिया था। पेशा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 6 सितंबर तक सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून को लेकर मंगलवार को सुनवाई की और राज्य सरकार के द्वारा इसे अब तक लागू नहीं किए जाने पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ ने 6 सितंबर से पहले स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि 6 सितंबर को कोर्ट इस पर सुनवाई कर फैसला सुना सके। इस दौरान झारखंड पंचायती राज्य विभाग प्रधान सचिव कोर्ट में मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान विभागीय सचिव से पूछा गया कि अब तक पेशा नियमावली लागू क्यों नहीं किया जा सका, जबकि हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में ही 2 महीने के अंदर लागू करने का निर्देश दिए थे। बता दें कि आदेश का पालन नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने हाईकोर्ट के अवमानना याचिका दायर की थी और याचिकाकर्ता ने यह पक्ष रखा था कि आदिवासियों के विकास के लिए राज्य का गठन हुआ था, लेकिन 1996 में बने पेशा एक्ट की नियमावली अब तक राज्य में लागू नहीं किया जा सका है। बराकर पुल के पास 2 कारें बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त, कई लोग घायल। गिरिडीह डुमरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114A पर बराकर पुल के समीप बीती रात एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हो गया। पुल के निकट 2 4 पहिया वाहन, एक स्कॉर्पियो एसयूवी और एक मारुति सीडान तेज रफ्तार के कारण पेड़ से टकराकर बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन के परकच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा देर रात उस वक्त हुआ जब स्कॉर्पियो पहले असंतुलित होकर पेड़ से टकराई और उसके बाद कुछ ही क्षण बाद पीछे से आ रही सीडान कार भी उसी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा कि स्कॉर्पियो काले रंग की थी, जबकि सीडान उत्तर प्रदेश नंबर की सफ़ेद रंग की गाड़ी थी। मौके के पास चाय की दुकान चलाने वाले एक महिला ने बताया कि रात में तेज धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी। जब बाहर निकलकर देखा तो दोनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में थे और सवार लोग घायल हो चुके थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गौरतलब है कि इसी पुल के समीप कुछ दिन पहले 2 वाहन आपस में टकरा गए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे। बावजूद इसके दुर्घटनाओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे यात्री की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड के इन 7 जिलों में 7 से 9 अगस्त तक जोरदार बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून के लिए एक बार फिर से सक्रिय होने के संकेत मिल रहे। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के कई जिलों में
जोरदार बारिश की संभावना जताई है। 7 से 9 अगस्त तक कोल्हन और संथाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, बोकारो और धनबाद में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची में भी बारिश की संभावना जताई है। रांची में अब तक 1010 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 74% अधिक है। वहीं राज्य भर में ओवरऑल 5 अगस्त तक 810 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से 45% अधिक है। पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर में 41.6 मिलीमीटर, गोड्डा में 37 मिलीमीटर और दुमका में 25 मिलीमीटर और धनबाद में 19.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। रांची का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से करीब 2.5 डिग्री ज़्यादा है। राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवा और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। अब एचईसी परिसर में कार्यालय की जमीन के मुद्दे पर ईडी व सरकार के बीच कानूनी जंग। प्रवर्तन निदेशालय ईडी और राज्य सरकार के बीच अब एचईसी परिसर में जमीन आवंटन के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई शुरू हुई है। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 1.98 एकड़ जमीन के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए जमा करने के बावजूद उसे जमीन ट्रांसफर करने में आनाकानी करने का आरोप लगाया है। साथ ही न्यायालय से जमीन ट्रांसफर करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। ईडी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसे अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए जमीन की जरूरत है। ईडी ने 2018 में राज्य सरकार से 5 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया था। ईडी के अनुरोध पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने ईडी को कार्यालय के लिए 2 एकड़ जमीन देने पर सहमति जताई थी। ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी GRDA ने 2019 में भू राजस्व विभाग के माध्यम से कमेटी द्वारा ईडी को 2 एकड़ जमीन देने पर सहमति देने की जानकारी दी। इसके बाद रांची के उपायुक्त की ओर से मुड़मा में ईडी को देने के लिए 1.98 एकड़ जमीन चिन्हित किए जाने की जानकारी दी गई थी। जिला प्रशासन की ओर से ईडी को ट्रांसफर की जाने वाली जमीन की कीमत 3.91 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जमीन की कीमत का 80% यानी 3.12 करोड़ रुपए बतौर अग्रिम सरकारी खजाने में जमा कराने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन से मिले इस निर्देश के आलोक में ईडी ने 3.12 करोड़ के सरकारी खजाने में जमा कर दिया। साथ ही उपायुक्त को अग्रिम जमा करने की सूची देते हुए जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। ईडी ने जमीन के संशोधित मूल्य का मनमाना बताया। साथ ही यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा पहले बताई गई कीमत के आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। पहाड़ों के साथ शहरों का होगा हरियालीकरण। विधानसभा के बाहर लगेगा फलदार पौधा। खर्च होंगे 12 करोड़ 25 लाख रुपए। वन विभाग शहरी वानिकी योजना के तहत पहाड़ों के साथ शहरों की भी सूरत संवरेगी। इसके लिए वन विभाग 1,67,600 बांस, गेबेलियन और पौधे लगाएंगे। इसमें 12 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 10 करोड़ 73 लाख रुपए मजदूरी में खर्च किया जाएगा। आपूर्ति और सामग्री के एवज में 1 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा के बाहर फलदार और काष्ठ प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। पौधों की सुरक्षा के लिए RCC पिलर के साथ कंटीले तार से घेराव किया जाएगा। इसके बाद देवघर के बलिया चौकी में 25 हेक्टेयर, रामपुर में 8 हेक्टेयर, अमगड़िया में 10 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं साहेबगंज के धर्मपुर मौजा में भी वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड में शराब दुकानों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। राज्य में उत्पाद नीति 2025 के तहत शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया आज से शुरू होगी। सरकार की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी कर दी जाएगी। साथ ही दुकानों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आज से वेबसाइट पर आवेदन दिया जा सकेगा। शराब की खुदरा बिक्री के लिए निर्धारित दुकानों के लिए आवेदन देने के लिए वेबसाइट तैयार कर लिया गया है। लॉटरी के लिए बनाए गए वेबसाइट excise.lottery.jharkhand.gov.in को आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस वेबसाइट पर दुकान से संबंधित जानकारी होगी। साथ ही लोग इसके लिए अपना आवेदन दे सकेंगे। इसके बाद जिला स्तर पर दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी। बंदोबस्ती की प्रक्रिया 20 से 22 अगस्त तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। उत्पाद नीति के तहत शराब की खुदरा बिक्री विभिन्न जिलों के लिए
निर्धारित दुकानों में होगी। सरकार ने उत्पाद नीति के तहत राज्य में कुल 1343 दुकानें चिन्हित की है। दुकानों की यह संख्या उत्पाद नीति 2022 में निर्धारित दुकानों की संख्या से कम है। उत्पाद नीति 2022 के तहत राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के लिए 1453 दुकानें चलाई जा रही थी। इन्हें प्लेसमेंट एजेंसियों से वापस लेकर फिलहाल JSBCL के माध्यम से चलाया जा रहा। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में मोहराबादी में स्मारक स्थल बनाने की मांग उठी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। वर्षों तक चले झारखंड आंदोलन को सजीव रखते हुए उन्होंने राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 अगस्त को उनका दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। 5 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार रामगढ़ के नेमरा गांव में संपन्न हुआ। शिबू सोरेन के निधन से आदिवासी समुदाय को गहरा आघात पहुंचा है। वे न केवल झारखंड के बल्कि देश के भी एक बड़े नेता और आदिवासी समाज के संरक्षक रहे हैं। वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और संघर्ष हमेशा जीवित रहेंगे। बुधवार को मोहराबादी स्थित बापू वाटिका के सामने आदिवासी मूलवासी संघ के बैनर तले आयोजित श्रद्धांजलि सभा में यही भावनाएं व्यक्त की गई। सभा की शुरुआत 1 मिनट के मौन के साथ गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई। आदिवासी मूलवासी मंच के अध्यक्ष सूरज टोपो ने कहा कि दिसोम गुरु पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता शिबू सोरेन का कद और व्यक्तिगत बहुत ऊंचा था। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। उनकी जीवन यात्रा हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इसलिए ज़रूरी है कि उनके जन्म से लेकर निधन तक के सफ़र को लोग जानें और उससे सीखें। उन्होंने मांग की कि मोहराबादी स्थित दादा दादी पार्क में गुरुजी की स्मृति में एक स्मारक स्थल बनाया जाए, ताकि स्कूली और कॉलेजों के छात्र छात्राएं वहां आकर उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। डीसी ने कहा, धनबाद बेलगड़िया टाउनशिप में रोजगार सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। झरिया मास्टर प्लान के तहत बनी बेलगड़िया टाउनशिप के विकास को लेकर बुधवार को BCCL के निदेशक मंडल के साथ बैठक की। बैठक में टाउनशिप में कौशल विकास व आजीविका सर्जन के साथ जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। डीसी ने कहा कि बेलगड़िया के निवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बैठक में सूक्ष्म उद्यमियों के विकास व आवश्यक संरचनाओं की स्थापना के लिए भूमि आवंटन, आजीविका के साधन के रूप में ई-रिक्शा का वितरण करने, प्राथमिक व मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम परियोजना पर चर्चा हुई। LTH का सत्यापन और गैर LTH परिवारों के प्रमाणीकरण के लिए जागरूकता अभियान में तेजी लाने, 6 मेगावाट के पावर ग्रिड की स्थापना, रूफटॉप सोलर की स्थापना, 2 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, माकुंदा व सुरंगा मौजा में NTST परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण आदि पर भी चर्चा हुई। बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक संजय कुमार सिंह, निदेशक मनोज कुमार आदि उपस्थित थे। जल्द बुलाया जाएगा विधानसभा का मानसून सत्र। विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम सीमित होगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जल्द बुलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण 1 अगस्त से प्रारंभ हुए झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को दूसरे दिन 4 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मानसून सत्र का अभी सत्रवासन नहीं किया गया है। सत्रवासन नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष को कभी भी सत्र बुलाने का अधिकार होता है, इसलिए वह कभी भी सत्र बुला सकते हैं और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर विधायी प्रक्रिया की रूपरेखा तय कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार गुरुजी के निधन से उत्पन्न असहज स्थिति से मुख्यमंत्री के उभरते ही जल्द मानसून सत्र के फिर से बुलाए जाने का निर्णय लिया जाएगा। ज़्यादा संभावना है कि 15 अगस्त के बाद संभवतः 19 अगस्त से मानसून सत्र को बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 4 अगस्त से 7 अगस्त तक मानसून सत्र की कार्रवाई नहीं हो सकी, इसलिए 4 दिन की कार्रवाई फिर से 18 से 21 अगस्त तक हो सकती है। मानसून सत्र बुलाना सरकार के लिए अति आवश्यक बताया गया है, क्योंकि अनुपूरक बजट को सरकार पास नहीं करा सकी। साथ ही सरकार का कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सका। किसी भी विधेयक को सरकार सदन में पारित नहीं करा सकी है। इधर गुरुजी के निधन के कारण विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 से 11 अगस्त तक प्रस्तावित आदिवासी महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। मोहराबादी मैदान में खड़े किए जा रहे पंडाल और तैयारियों को स्थगित कर दिया गया है। मोहराबादी मैदान में बन रहे पंडाल को अब खोला जा रहा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब विश्व आदिवासी दिवस पर
9 अगस्त को 2-3 घंटे का सीमित कार्यक्रम होगा। कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं होगा। 2-3 घंटे के सीमित कार्यक्रम के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अब होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा भी मुख्यमंत्री के थोड़ा स्थिर होते ही तय कर ली जाएगी। गुरुजी के जाने से समन्वय समिति का पुनर्गठन हुआ। राज्यसभा का समय पूर्व चुनाव होना तय। पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन के असमय निधन के बाद अब राज्य में कई तरह बदलाव दिखेंगे। झारखंड राज्य समन्वय समिति का पुनर्गठन और समय पूर्व राज्यसभा का चुनाव अस्वयंभावी हो गया है। नवंबर 2022 में गुरुजी की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया था। राज्यसभा सदस्य सरफराज अहमद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, झामुमो महासचिव विनोद पांडे और झामुमो के वरिष्ठ नेता फागू बेसरा को समन्वय समिति का सदस्य हैं। लेकिन गुरुजी के निधन के बाद समन्वय समिति अब हेडलेस हो गया है। इस कारण सरकार के लिए समन्वय समिति का पुनर्गठन करना अचानक मजबूरी बन गई है। वैसे 25 नवंबर को राज्य समन्वय समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इधर गुरुजी के निधन से झारखंड से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है। नियमानुसार 6 महीने के भीतर रिक्त सीटों के लिए चुनाव कराने की बाध्यता है। मालूम हो कि झामुमो सुप्रीमो स्वर्गीय गुरुजी 22 जून 2020 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। राज्यसभा के इस चुनाव में भाजपा से दीपक प्रकाश का भी निर्वाचन हुआ था। इन दोनों ही नेताओं का 21 जून 2026 तक कार्यकाल है, लेकिन लगभग 1 साल पूर्व गुरुजी का निधन हो गया। इसलिए गुरुजी ने निधन से खाली हुई सीट के विरुद्ध निर्वाचन आयोग को 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री दस्ता पदक के नामांकन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ी। केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री दस्ता पदक 2025 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 10 अगस्त तक अपना नामांकन जमा कर सकते हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी को पत्र भेजा गया है। बता दें कि पहले केंद्रीय गृह मंत्री दस्ता पदक 2025 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर पहले 31 जुलाई और अब 10 अगस्त तक कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद लिया गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया गया कि वे अपने नामांकन 10 अगस्त से पहले जरूर जमा कर ले। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव, 10 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 2 वकीलों की अध्यक्ष पद पर दावेदारी। धनबाद बार एसोसिएशन के आगामी सत्र 2025-27 के लिए चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। इस बार कुल 16 पदों पर चुनाव होगा, जिसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा। नामांकन पत्र खरीदने की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अधिवक्ता भाग ले रहे। नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन अध्यक्ष पद के लिए 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं अमरेंद्र साह और कंसारी मंडल ने नामांकन पत्र खरीदा, जिससे चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है। नामांकन पत्र खरीदने की अंतिम तिथि 7 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन दाखिल 7, 8 और 11 अगस्त को किए जाएंगे। वहीं मतदान 30 अगस्त को होगा। रक्षाबंधन के बाद चुनावी गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना जताई गई है। बोकारो के कलाकार ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को ऐसे दी श्रद्धांजलि, बालू पर उकेरी भावुक यादें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के प्रखर नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का निधन परसों दिल्ली में हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को झारखंड के बोकारो जिले स्थित उनके प्रत्येक गांव नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शिबू सोरेन को पूरे देश से लोग अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहे। इसी क्रम में बोकारो के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने अपनी कला के जरिए उन्हें एक खास और भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने चंदन क्यारे के दामोदर नदी के किनारे बालू पर दिसोम गुरु जी की खूबसूरत आकृति उकेर कर उन्हें नमन किया। यह कलाकृति न सिर्फ देखने वालों को भावुक कर गई,
बल्कि दिसोम गुरु के संघर्ष और आदिवासी समाज के लिए किए गए योगदान को भी एक नई पहचान दी। बालू पर उभरी यह छवि न सिर्फ एक कलाकार की ओर से श्रद्धांजलि है, बल्कि झारखंड के जन नेता को जन जन से जोड़ने वाला एक भावनात्मक माध्यम भी बन गई है। अजय शंकर महतो ने कहा, दिसोम गुरु ना होते तो शायद झारखंड का अस्तित्व ना होता। यह मेरी छोटी सी कोशिश है उन्हें नमन करने की। शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष और जन सेवा की मिसाल रहा है। झारखंड और आदिवासी समाज के लिए उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। सीएम हेमंत ने नेमरा में ग्रामीणों संग श्राद्ध कर्म पर की चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा पहुंचे। उन्होंने गांववासियों के साथ अपने पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म को लेकर विस्तृत चर्चा की। 3 नहान 10 कर्म और श्राद्ध कर्म जैसे परंपरागत धार्मिक रीति रिवाजों की तैयारियों की जानकारी ली। ग्रामीणों से इन परंपराओं से जुड़े अनुभव व सुझाव भी सुने। गांववासियों ने सीएम से स्थानीय परंपराओं की जानकारी साझा करते हुए गुरुजी को श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृतियों को याद किया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार को ईश्वर से संबल प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री ने भी कर्मकांड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि सभी अनुष्ठान स्थानीय रीति रिवाजों के अनुरूप पूरे सम्मान के साथ संपन्न किए जाएंगे। धनबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च, अपराधियों के ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान। धनबाद के एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने शहर में बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अपराधियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान भी चलाया। इस अभियान में बैंक मोड़ थाना पुलिस के साथ साथ डेल्टा 106 आरएएफ के जवानों ने भाग लिया। फ्लैग मार्च की शुरुआत भूली मोड़ से हुई। पुलिस अधिकारियों व जवानों की टीम वासेपुर, कमर मखदुमी रोड, नवीनगर, नीचे मोहल्ला, मदीना नगर, महेरुफगंज, आरानोड, मटकुरिया बस्ती जैसे संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरी। फ्लैग मार्च के दौरान टीम मुस्तैदी के साथ गश्त करते हुए आम लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस ने फरार अपराधियों, वारंटियों व दागियों के घरों का सत्यापन भी किया और संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई और उनके ठिकानों की पहचान की गई। चाईबासा में ट्रैक्टर की चपेट में आकर घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा थाना क्षेत्र की सिरका गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आकर 2 लोग घायल हो गए। सदर अस्पताल चाईबासा में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना बुधवार को चाईबासा सदर थाना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि गोइलकेरा के सिरका गांव निवासी 60 वर्षीय बुरुवारिंग व 37 वर्षीय लालू मंगलवार को ट्रैक्टर पर सवार होकर बाजार से गांव लौट रहे थे। रास्ते में लोड़ाई कॉलोनी के समीप ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। ये देख दोनों व्यक्ति ट्रैक्टर से कूद पड़े, जिससे दोनों चलते ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। देर रात दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। झारखंड में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया, पहले चरण में 129 अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अब तेजी पकड़ चुकी है। इसी क्रम में रांची जिले में कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान विषय के 129 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ये काउंसलिंग समाहरणालय भवन के ए ब्लॉक स्थित G14 और G15 कक्षों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को 2 पालियों में बुलाया गया है। पहली पाली में क्रम संख्या 1 से 65 तक, जबकि दूसरी पाली में 66 से 129 तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। यह प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणामों के आधार पर की जा रही है। काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ साथ 2 स्व प्रमाणित प्रतियां भी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ये दस्तावेज 2 अलग अलग फोल्डरों में क्रमवार जमा करने होंगे, जिन पर अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, विषय, पिता का नाम और श्रेणी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। अधिकारियों ने साफ किया है कि दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो मौके पर ही सुधार का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय प्रशासनिक मानकों पर आधारित होगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की सूचना वेबसाइट के अलावा उनके मोबाइल नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी दी गई है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं।
डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जानकारी दी है कि सभी संबंधित दिशा निर्देश, सूची और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट www.ranchi.nic.in पर उपलब्ध है। वेबसाइट से अभ्यर्थी अपनी काउंसलिंग शेड्यूल और चेकलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के बाद चयनित अभ्यर्थियों को पद स्थापन पत्र जारी किए जाएंगे और उन्हें संबंधित विद्यालयों में नियुक्त कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संचालित की जा रही है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग और चयन आयोग समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है ताकि जिले के सरकारी विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द पूरी की जा सके। देवघर के रमजोरिया में 3 गाड़ियां आपस में टकराईं, महिला समेत 3 लोग घायल। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के रमजोरिया के पास बुधवार की दोपहर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दुर्घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। तीनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सूचना मिलते ही मोहनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ज्ञात हो कि इन दिनों मोहनपुर इलाके में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी व रफ ड्राइविंग के कारण अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। पलामू में आसमान से बरसा कहर, वज्रपात से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में आसमान से मौत बरसी है। पांकी के केकरगढ़ में हुई वज्रपात की घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में भाभी और उनकी 2 ननद शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। दरअसल केकरगढ़ के जोलब भीगा के रहने वाले जरीफ अंसारी के घर पर धान की रोपनी हो रही थी। इसी क्रम में बुधवार को दोपहर बाद बारिश हुई थी। इसी बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में जरीफ अंसारी की बेटी ओकीदा खातून और रेशमी बीबी और राजवी बीबी नामक महिला चपेट में आ गईं। वज्रपात में तीनों महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि वज्रपात की घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। तीनों के शव का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया जाएगा। परिजन तीनों के शव को खेत से निकालकर घर पर ले गए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंच गए हैं और रो रोकर उनका बुरा हाल है। पलामू के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और वज्रपात की घटनाएं भी हो रही हैं। पिछले 6 महीने के अंदर पलामू में बाजार पट की घटना में 18 लोगों की मौत हुई है। वज्रपात की घटना में आपदा प्रबंधन की तरफ से 4 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है। निशा भगत के खिलाफ दर्ज मामले से भड़की आदिवासी सरना विकास समिति। भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर सरना झंडा को लेकर उत्पन्न विवाद और निशा भगत के खिलाफ दर्ज शिकायत के संबंध में सामाजिक संगठनों एवं अगुओं की बैठक धुरवा सेक्टर 3 एन टाइप स्थित धूमकुड़िया में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेघा उरांव ने की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि निशा भगत द्वारा बाइबल और अन्य पुस्तकों पर जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वे सत्य हैं और उन्हें प्रमाणित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्षों से चर्च मिशनरियों द्वारा आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्व त्योहारों का मौखिक और लिखित अपमान किया जाता रहा है। मेघा उरांव ने कहा कि गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के टीन टांगर गांव में रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा सरना भूमि पर करीब 2 एकड़ 56 डिसमिल पर चर्च और ग्रोटो बना दिया गया है। इस जमीन को अंचल कार्यालय द्वारा सरना स्थल के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। इस मुद्दे पर पूर्व में दिए गए ज्ञापन के बावजूद कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक संदीप उरांव ने कहा कि ये लड़ाई केवल निशा भगत की नहीं बल्कि पूरे मूल आदिवासी समाज की है। उन्होंने चुनौती दी कि बाइबल और अन्य पुस्तकों से जुड़े तथ्यों को न्यायालय में प्रमाणित किया जाएगा। यदि ईसाई मिशनरी अपने रवैये से बाज नहीं आए तो ये आंदोलन देश भर में होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।